नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम साइंस की चौथी क्लास करने वाले हैं। इसमें मैं आपको रक्त के बारे में बताऊंगा, इसके कार्यों के बारे में बताऊंगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को ज़रूर चेक करें। और ये क्लास किसके लिए है? ये हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड, HP पुलिस, SSC GD और तमाम उन सभी परीक्षाओं के लिए है जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो रक्त है, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो रक्त है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? रक्त के अध्ययन को सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी कहा जाता है। हेमेटोलॉजी कहा जाता है। और रक्त क्या है? रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड का मतलब है जैसे अगर आप रक्त को कपड़े से छानोगे तो ये सारा उस कपड़े से नीचे नहीं गिरेगा, कुछ हिस्सा कपड़े में ही फंस जाएगा, इसे कोलाइड कहते हैं। और रक्त संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? संयोजी उत्तक है। और रक्त का जो pH वैल्यू है जो कि 7.4 है, कहीं आपको 7.36 भी मिलेगा, लेकिन ये आपका 7.4 ही कहलाता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का है। अब रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए, जो वयस्क होते हैं, जो रक्त का निर्माण होता है हमारा, वो होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? वो होता है अस्थि मज्जा में, जिसे इंग्लिश में बोन मैरो कहा जाता है। बोन मैरो में होता है। तो अब बात करते हैं शिशु की। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि जो महिला के गर्भ में जो शिशु होता है, जो उसके रक्त का निर्माण होगा वो कहाँ पर होता है? तो उसके जो रक्त का निर्माण होता है, जो भ्रूण में जो बच्चा होता है उसके जो निर्माण होता है रक्त का, वो होता है लीवर में। और महिला और पुरुष में जो रक्त की संख्या है वो कितनी होती है? अब मेल है, जो मेल है उसमें जो रक्त की संख्या होती है वो एवरेज होती है 5.5 लीटर, और जो फीमेल होती है उनमें होता है 5 लीटर। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से। हीमोग्लोबिन की कमी कैसे? जो मेल है उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो होता है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। DL का मतलब डेसीलीटर। जो पुरुष है उनमें 14 ग्राम डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होता है, और जो महिलाएं होती है उनमें होता है 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन। इस कारण से जो महिलाओं में है जो खून कम होता है। और आपको पता है हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? ज़्यादा इसमें आयरन होता है। अब पुरुषों में आयरन ज़्यादा होता है, इसीलिए जो पुरुषों का जो शरीर है वो थोड़ा हार्ड रहता है, और जो महिलाओं का शरीर है उनके मुकाबले थोड़ा नाजुक रहता है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, उसमें आयरन की वजह से होता है। तो अब बात करते हैं प्लीहा की। प्लीहा, अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो रक्त का कब्रिस्तान होता है वो किसे कहते हैं? जो रक्त का कब्रिस्तान होता है वो किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं प्लीहा को। वो कहते हैं प्लीहा को। या फिर ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? वो भी प्लीहा को ही कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है। इसे इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है। तो अब बात करते हैं पहले स्लाइड की। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। इसकी मानव शरीर में मात्रा मानव शरीर के वजन के लगभग 7 से 9% के बराबर होती है, मतलब 5-6 लीटर के बराबर होती है, 5 से 6 लीटर होती है। इसका pH 7.36 है। यहाँ पर आपको इस तरह से दिया गया है, पेपर में आपको 7.4 भी दिया होगा, तो आपका आंसर 7.4 होगा। अब बात करते हैं रक्त की। रक्त होता है 2 प्रकार का, एक तो प्लाज्मा और एक कणिकाएं, जिसे रुधिराणु भी कहा जाता है। रुधिराणु भी कहा जाता है। अब ये कितना होता है इसमें, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो प्लाज्मा है, जो प्लाज्मा है वो 60% होता है। जो रक्त है उसका 60% प्लाज्मा होता है, और जो बचता है 40% वो होता है रुधिराणु। वो कितना होता है? वो होता है 40%। अब जो ये प्लाज्मा है ये लिक्विड रक्त को बनाए रखता है। ये जो है ये लिक्विड पार्ट होता है, ये लिक्विड पार्ट है, और ये हार्ड, ये कठोर भाग होता है रक्त का। ये कठोर भाग होता है रक्त का। तो पहला जो भाग है इसका वो है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन। और जो दूसरा है वो है प्रोथ्रोम्बिन। दूसरा प्रोथ्रोम्बिन है। अब आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि किसको निकालने से रक्त पीले रंग का दिखाई देता है? तो वो है फाइब्रिनोजेन।
जब फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो रक्त इससे पीले रंग का दिखाई देता है। अब बात करते हैं रुधिराणुओं की, जो कि 40% है शरीर में। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। अब आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, इसका वाइट ब्लड सेल्स, और ये प्लेटलेट। अब इनके साइंटिफिक नाम बताते हैं। जो आरबीसी है उसको एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, उसे एरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसे जो वाइट ब्लड सेल है इसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। और जो प्लेटलेट्स है इसे कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। अब इनकी संख्याएं बताई जाती है। इनकी संख्या कितनी होती है? जो एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल होते हैं ये आपके 5 मिलियन होते हैं। इनकी जो मात्रा है ये 5 मिलियन है, मतलब 50 लाख। अक्सर आपको किताबों में और ऑप्शन में 5 मिलियन ही आंसर दिखाई देगा। और जो वाइट ब्लड सेल होते हैं ये होते हैं आपके 10,000। और जो प्लेटलेट्स होते हैं ये आपके 2 लाख पाए जाते हैं शरीर में। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि अगर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 2 तरीके से पूछा जाएगा कि जो रक्त है उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। जब सीधा कहा जाए कि रक्त में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा प्लाज्मा ठीक। अगर पूछा जाएगा कि रक्त के रुधिराणुओं में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है तो वो होगा आपका रेड ब्लड सेल, जो कि 5 मिलियन है। अब इनके जीवन काल की बात करते हैं तो जो रेड ब्लड सेल है ये 120 दिनों के तक जीवित रहते हैं, फिर ये नष्ट हो जाते हैं। और जो वाइट ब्लड सेल है ये आपके 4 दिनों तक जीवित रहते हैं। और जो प्लेटलेट्स है ये आपके 7 दिनों तक जीवित रहते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि जो मानव रक्त है उसमें कौन सा तत्व खराब होता है? क्या प्लाज्मा खराब होता है या रुधिराणु? केवल आपका रुधिराणु खराब होता है, प्लाज्मा आपका कभी खराब नहीं होता। प्लाज्मा खराब नहीं होता है, रुधिराणु केवल खराब हो जाता है। तो अब इनके बारे में भी यहाँ पर देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको बताया था कि रक्त के 2 भाग है, प्लाज्मा और रुधिराणु। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, यह रक्त का एक अजीवित तरल भाग है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा में क्या क्या है वो भी देखें। प्लाज्मा में 90% तो पानी है, 7% इसमें प्रोटीन पाया जाता है और 0.9% इसमें लवण पाया जाता है और 0.1 इसमें ग्लूकोज प्लस शेष पदार्थ पाए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आपने कॉपी में नोट कर लेना है। अब यहाँ पर कहा गया है कि प्लाज्मा का कार्य पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करना होता है। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि जो शरीर में पचा हुआ भोजन है और हार्मोन का जो शरीर में संवहन कौन करता है तो वो करता है आपका प्लाज्मा। सीरम, जब प्लाज्मा में से प्रोटीन को हटा दिया जाए तो शेष बचे हुए प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि जब प्लाज्मा से प्रोटीन को हटा दिया जाता है तो शेष बचे हुए भाग को क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है सीरम। अब बात करते हैं रक्त कणिकाओं की, जिसे रक्त रुधिराणु भी कहा जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला तो होता है रेड ब्लड सेल्स, दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। अब पढ़ते हैं पहले रेड ब्लड सेल्स के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाएं उभयाबंतल आकार के होते हैं तथा इनमें केंद्रक नहीं होते। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि इनमें केंद्रक नहीं होते, इसका मतलब जब केंद्रक नहीं है तो इसमें आरएनए और डीएनए भी नहीं होगा, तो इससे डीएनए का पता नहीं लगेगा रेड ब्लड सेल से। हीमोग्लोबिन के लिए प्राप्त जगह बचती है। नोट, ऊंट एवं लाला नामक स्तनधारी को आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन 2 जीव है जो कि जिनमें रेड ब्लड सेल में केंद्रक पाया जाता है, वो है एक तो ऊंट है और एक है लामा। लामा नामक स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, बाकियों की जो आरबीसी है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। अब लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इनका निर्माण कहाँ पर होता है तो इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इसके लिए आयरन, विटामिन B12 एवं फॉलिक एसिड आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीसी के जो निर्माण में कौन कौन से तत्व सहायक रहते हैं तो वो होगा आयरन, विटामिन B12 एवं फॉलिक एसिड। अब यहाँ पर देखें, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत एवं प्लीहा में होता है। जो बच्चा शिशु होगा भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत एवं प्लीहा में होता है। आरबीसी का जीवन काल हमने पढ़ चुका, ये 120 दिनों का होता है।
लेबोरेटरी एंड ब्लड बैंक में 60 दिनों तक रक्त होता है। तो ये चीज़ भी आपने नोट करनी है। मनुष्य के शरीर के अंदर तो इसका जीवन काल 120 दिन होगा, लेकिन लेबोरेटरी और ब्लड बैंक में इसका 60 दिनों तक का जीवन काल होता है। इसका लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। अब एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि जो वाइट ब्लड सेल्स है इनका जो रंग है वो सफ़ेद क्यों होता है, लाल क्यों नहीं होता। तो जो वाइट ब्लड सेल्स है इनमें इनका जो रंग होता है वो किसके कारण नहीं होता, वो हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण नहीं होता। अब यहाँ पर कहा गया है कि लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु यकृत में होती है, इसीलिए यकृत को आरबीसी की कब्र कहा जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम नामक रंजक होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन एक लौहयुक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग रखने की क्षमता रखती है। आगे देखिए क्या कहा गया कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्तहीनता एनीमिया रोग हो जाता है। अब देखिए, एक तो रेड ब्लड सेल्स में अपनी एक और चीज़ नोट करनी है कि जो रेड ब्लड सेल्स है ये गोल आकार के होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये इस तरह से कुछ गोल आकार के होते हैं, ये इस तरह के गोल आकार के होते हैं और ऊंचाई पर जाने पर इनका आकार बढ़ जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि रेड ब्लड सेल्स का अगर आप ऊंचाई पर जाते हो तो आकार बढ़ेगा या घटेगा, तो इनका आकार बढ़ता है ऊंचाई पर जाने पे। अब इसकी लाश को प्लीहा या स्प्लीन पकड़ता है, ये 95% होता है, ये पूरे रुधिराणु का 95% होता है और इसकी कमी से एनीमिया होता है। आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है कि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले के रक्त में अपेक्षा अधिक होती है। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या को हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। अब ये देखिए हीमोग्लोबिन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, पुरुषों और महिलाओं में कितना होता है। अब है RWBC, वाइट ब्लड सेल्स। श्वेत रक्त कणिकाएं अमीबा के आकार की होती है, अर्थात इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता और इनमें केंद्रक उपस्थित होता है, मतलब इनमें DNA और RNA इसमें फाइंड किया जा सकता है, DNA से निकाला जा सकता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा एवं लिम्फ नोड्स में होता है एवं इसका जीवन काल 3 से 10 दिन का होता है। लेकिन हमने पढ़ा है इसका जो जीवन काल है वाइट ब्लड सेल्स का आपने 4 दिन रखना है, क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा तो आपने 4 दिन इसमें लिख लेना है। इसका मुख्य कार्य शरीरों को रोगों के संक्रमण से बचाना है। इन्हें शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। अब देखिए जो रेड ब्लड सेल्स है उसका क्या काम था, उसका काम था आपका जो पोषक तत्व है या फिर जो भी है वो आपको शरीर में ले जाना, और जो इनका काम है वो क्या है, वो है आपका शरीर का सिपाही है। ये जो शरीर है रोगों के संक्रमण से बचाता है। वाइट ब्लड सेल्स को प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा माना जाता है। इनकी औसत संख्या 8000 से लेकर 12000 mm/Q होती है। अब यहाँ पर देखिए जो ये वाइट ब्लड सेल्स है ये आपका, इसको देखो साइंटिफिक नाम इसका ल्यूकोसाइट है। ये कितने प्रकार का होता है, ये होता है 5 प्रकार का। 5 प्रकार कौन कौन से प्रकार है, 5 या 6 प्रकार के होते हैं। एक तो एंटीबॉडी, जो पहला पार्ट है इसका वो है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी लिम्फोसाइट, ये इसके प्रकार है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल। ये आप नहीं पढ़ने नहीं है, जो ज़रूरी है वो यही है, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। अब एंटीबॉडी क्या करता है, ये रक्षा करता है। ये क्या करता है, ये रक्षा करता है, ये पहचान करता है रोगों की। अगर कोई कीटाणु आपके शरीर के अंदर घुस जाता है तो ये उसकी पहचान करता है। और जो लिम्फोसाइट है इसे टी सेल भी कहा जाता है, टी लिम्फोसाइट भी इसे कहा जाता है। ये क्या करता है, ये जो कीटाणु होंगे ये उन्हें मारता है। अब मोनोसाइट का काम क्या होता है, मोनोसाइट जो बीमारी है, जो कीटाणु था जो जिसे कि अब लिम्फोसाइट ने मार दिया है उसे खाता है, क्योंकि अगर शरीर में वहीं पड़ेगा तो वो सड़ जाएगा, तो इससे ये खाता है। और सबसे बड़ा आकार किसका होता है, तो मोनोसाइट का होता है। अगर कहा जाए कि वाइट ब्लड सेल्स में सबसे बड़ा आकार किसका होता है तो वो होता है मोनोसाइट का। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाकियों का काम उतना खास नहीं है। ये बस ये 3 आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं आगे की। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती है एवं घाव भरने में सहायक करती है। रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स का अनुपात 600:1 होता है। तो इसका अनुपात भी पूछा जा सकता है कि RBC और WBC का अनुपात कितना है, तो आपने लिख लेना है 600:1, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स है ये 95% अकेला ही पाया जाता है शरीर में, क्योंकि इसकी जो संख्या है वो 5 मिलियन है और इसकी संख्या कितनी थी, इसकी संख्या थी 10,000 और प्लेटलेट्स की तो 2 लाख है। तो ये हो चुका। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब है प्लेटलेट, जिसको कि थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है या हिंदी में रक्त बिंबाणु कहा जाता है। अब ये क्या करता है,
पहला, इसका आकार उत्तल लेंस के समान होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तल लेंस के समान किसका आकार होता है, तो वो होता है प्लेटलेट्स का। अब इसका काम क्या है, इसका जीवन काल। पहले तो इसका जीवन काल कितना है, इसका जीवन काल अगर पूछा जाए तो देखिए, ऐसे देखा जाए तो 7 से 9 दिन का होता है, लेकिन आपने लिखना है 7 दिन का। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसका मतलब आरएनए और डीएनए की इसमें भी यहाँ पहचान नहीं की जा सकती। औसत संख्या इससे 1 से 1.5 लाख की होती है। इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने में मदद करना होता है। तो इसका मेन काम क्या है, इसका काम है रक्त का थक्का बनाना, और इसका एक और काम होता है शरीर को शक्ति प्रदान करना। शरीर को शक्ति प्रदान भी प्लेटलेट्स ही करते हैं। इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। डेंगू ज्वर के कारण रक्त बीमाणुओं की संख्या कम हो जाती है। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब देखते हैं इसका मेन कार्य कि जो रक्त है उसका मेन कार्य क्या है। तो सबसे पहला कार्य है ऊतक अथवा अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाना। तो रक्त आपका क्या करता है कि ऊतकों और अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाता है। अब प्रेशर पूछा जा सकता है कि प्रेशर कितना रहता है। देखिए, जब हृदय से शरीर की ओर रक्त जाता है तो उसका प्रेशर 20 रहता है, 120 रहता है, और जब शरीर से हृदय की ओर आता है तो उसका प्रेशर कितना रहेगा, 80 रहता है। अब यहाँ पर देखें, पोषक तत्वों ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा, प्रोटीन, लिपिड आदि को अंगों तक पहुँचाता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पोषक तत्वों को शरीर के अंगों तक कौन पहुँचाता है, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वसा को कौन पहुँचाता है शरीर के अंगों तक, तो वो आपका रक्त पहुँचाता है। उत्सर्जित पदार्थों यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालता है। ये शरीर से उसे बाहर निकालता है। शरीर का बीमारियों से रक्षण करता है। शरीर का पीएच मान नियंत्रित करता है, मतलब तापमान नियंत्रण भी करता है। ये शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक जल का वितरण करता है। गैसों का परिवहन करता है। गैसों कौन कौन सी होगी, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो बचा रहता है इसका कुछ टॉपिक वो हम कल करेंगे, फिर हम इसके एमसीक्यूज करेंगे जिसमें मैं सारे क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा ब्लड से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कोई गलती हो, मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन बताई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे सुधार सकूँ।